हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम यूनिट वाइज चीज़ें भी लेके चलेंगे। हमारा जो यूनिट नंबर 6 है हायर का, इसमें हमारा संविधान आता है और क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें चीज़ें ये है, जनसंख्या वाला हमारा एक सेक्शन है। ठीक है, जो हमारा तीसरे टॉपिक में क्या आता है, जनसंख्या आता है यूनिट नंबर 6 में। तो आज हम इसके 50 क्वेश्चन, इसका हम लोग 50 क्वेश्चन पूरा MCQ लगाएंगे। इसमें जितने चांसेस, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे सबका हमने सम्मिलित रूप से सबको सम्मिलित किया है। तो हम अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध विद्वान हाउसर एवं डंकन ने 1959 में जनांकिकी को किस रूप में परिभाषित किया था? यह केवल ऐतिहासिक कालों में मानव बस्तियों के क्रमिक विकास का अध्ययन है। यह जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तनों तथा उनके घटकों का अध्ययन है। यह विशुद्ध रूप से पृथ्वी के भू आकृतिक स्वरूपों के मानव जीवन का प्रभाव है। यह संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक उत्पादन के बीच गणितीय संबंध है। क्या कहा था हाउसर डंकन ने जनसांख्यिकी के रूप में? हाउसर डंकन ने जनांकिकी की व्यापक परिभाषा दी, जो जनसंख्या के आकार, जनसंख्या के क्या आकार और क्या और उसके क्या स्थानिक वितरण, क्षेत्रीय वितरण जिसे कहते हैं उसे, और क्या है, और होने वाले परिवर्तनों तथा घटकों का अध्ययन। तो ये हमारा आंसर नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये व्याख्या भी है तो आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सूक्ष्म जनांकिकी माइक्रो डेमोग्राफी की अवधारणा के संदर्भ में बोक का दृष्टिकोण क्या है? यह संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के एक समेकित एवं बृहद सांख्यिकी अध्ययन है। यह पृथ्वी के वायुमंडलीय परिवर्तनों का जनसंख्या घनत्व पर पड़ने वाला प्रभाव है। यह किसी स्थानीय क्षेत्र, समुदाय, विशिष्ट समूह या परिवार के स्तर पर जनसंख्या के विकास, वितरण और पुनर्वितरण का अध्ययन है। यह केवल औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों के जनांकिकी लाभांश का विश्लेषण है। क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो डेमोग्राफी बारे में बोक का दृष्टिकोण क्या है? उन्होंने क्या आंसर दिया था? उन्होंने ये कहा, उसका आंसर ये बोग ने कहा था, सूक्ष्म जनांकिकी संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाती है और यह परिवार, स्थानीय समुदाय या छोटे भौगोलिक क्षेत्र के स्तर पर जनसांख्यिकी परिघटनाओं, प्रजनन, मृत्यु का परिमाणात्मक विश्लेषण करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अपने आ जाते हैं हम 3 पे। 3 क्या कह रहा है, जनसंख्या भूगोल और जनांकिकी के मध्य मूलभूत सैद्धांतिक अंतर को स्पष्ट करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनांकिकी मुख्य रूप से जनसांख्यिकी परिघटनाओं के गणितीय और परिमाणात्मक विश्लेषण पर केंद्रित है। जनसंख्या भूगोल मुख्य रूप से जनसांख्यिकी आंकड़ों के स्थानीय वितरण और भौतिक पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों पर बल देता है। केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक ना ही दोनों। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा एक और दोनों। ठीक है, क्यों? जनसंख्या की अवधारणा की परिभाषा विलियम पीटरसन जैसे विद्वानों ने स्पष्ट किया, जनांकिकी जिसे डेमोग्राफी के जो आंकड़े को निर्णायक कारकों तक सीमित है, जबकि जनसंख्या भूगोल इन आंकड़ों का सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिवेश में अध्ययन करता है। ठीक है, ठीक, ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा टफ टाइप वाले क्वेश्चन है, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा याद रहेंगी। आते हैं कुछ 2-4 क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, औपचारिक जनांकिकी फॉर्मल डेमोग्राफी की उत्पत्ति का श्रेय ऐतिहासिक रूप से किस विद्वान को दिया, जिन्होंने 1662 में मृत्यु दर के आंकड़ों का अध्ययन किया था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जॉन ग्रांट, एडविन कैनन, विल्बर जेलिंस्की। चलिए, फॉर्मल डेमोग्राफी के बारे में किसने? ठीक, ये हमारा ये दिए थे हमारे कौन? जॉन ग्रांट दिए थे। कौन? जॉन ग्रांट। औपचारिक जनांकिकी की उत्पत्ति 1662 में जॉन ग्रांट के कार्यों से मानी जाती है, जिन्होंने जन्म, मृत्यु दर, आयु संरचना, मानव आबादी का स्थानिक वितरण का प्रारंभिक सांख्यिकी अध्ययन किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांतों के अनुसार यदि जनसंख्या को अनियंत्रित छोड़ दिया तो वह किस गणितीय अनुपात में बढ़ती है? अंकगणितीय अनुपात 1:2:3, ज्यामितीय अनुपात 2:4:8,
परवलयिक अनुपात या लघुगणतिक अनुपात किसमें बढ़ती है? ये किसमें बढ़ती है? ये बढ़ती है किसमें? माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में ये बढ़ती है किसमें? ज्यामितीय अनुपात में। किसमें? ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। माल्थस ने तर्क किया कि अनियंत्रित होने पर जनसंख्या ज्यामितीय दर से दुगनी होती है, जबकि खाद्य उत्पादन केवल अंगणितीय। ये खाद्य उत्पादन के बारे में उसने कहा है। खाद्य उत्पादन, अगर मान लीजिए इस पे सवाल आ गया तो खाद्य उत्पादन के बारे में ये कहा है। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के किस चरण को जनसंख्या विस्फोट या तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी माना जाता है? प्रथम चरण उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, द्वितीय चरण उच्च जन्म दर और तेजी से गिरता मृत्यु दर, या फिर तृतीय चरण गिनती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, या चतुर्थ चरण निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हमारा ये होगा, ये बी क्यों होगा? क्योंकि द्वितीय चरण में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा में सुधार के कारण, किसमें? द्वितीय चरण में क्या होता है? स्वास्थ्य, हेल्थ और क्या? चिकित्सा सुविधा, ठीक। इसके कारण क्या होता है? मृत्यु दर में अभूतपूर्व कमी आती है। मृत्यु दर में कमी आ जाती है, जबकि जन्म दर पारंपरिक रूप से उच्च बने, जिससे घातांकी जनसंख्या वृद्धि है, घातांक रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, माल्थस द्वारा सुझाई गई सकारात्मक रोग की श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सा कारक शामिल नहीं है? अकाल और भुखमरी, युद्ध और संघर्ष, देर से विवाह और नैतिक संयम, महामारियां और बीमारियां? बताइए माल्थस द्वारा सुझाई सकारात्मक पॉजिटिव चेक्स की श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सा कारक शामिल नहीं है? बताइए कौन सा? ये हमारा है देर से विवाह और नैतिक नियम। माल्थस ने देर से विवाह और नैतिक संयम को निवारक रोग के रूप में वर्गीकृत किया, जो मनुष्य के नियंत्रण में है, जबकि अकाल, युद्ध और महामारियां प्रकृति द्वारा लाई गई सकारात्मक रोग है जो मृत्यु दर बढ़ाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? डाल्टन के अनुकूलतम जनसंख्या से कुसमायोजन सूत्र m बराबर a-o/o में यदि m का मान 0 है तो अधिक मान o आता है, तो यह किस जनसांख्यिकी स्थिति का द्योतक है? ठीक, ये थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए पूरे डाल्टन के अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में बताइए, तो ये आपको पता रहेगा। अल्प जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या, जनाधिक, शून्य जनसंख्या वृद्धि, क्या इसमें सही? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या सही है? क्या सही है? ये हमारा सही है क्या? ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत जिसे अनुकूलतम जनसंख्या स्फटिक, इस सूत्र में m का मान क्या है? धनात्मक 1 से अधिक या 0 से अधिक? क्या m का मान 1 से 0 से? तो इसका अर्थ है वास्तविक जनसंख्या a आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या o से अधिक हो गई, जो जनाधिक ओवर पॉपुलेशन को दर्शाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन 1924 प्रकाशित पुस्तक वेल्थ में मूल रूप से किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया? थॉमस रॉबर्ट माल्थस, कॉलिन क्लार्क, एडविन कैनन, लियोनेल रॉबिन्स? किसके द्वारा किया गया है? ये एडविन कैनन द्वारा किया गया है। जनसंख्या के वृद्धि के सिद्धांत अनुकूलतम जनसंख्या स्फटिक, यद्यपि दृढ़, ठीक। जनसंख्या अनुकूलतम का व्यवस्थित सिद्धांत 1924 एडविन कैनन द्वारा अपनी पुस्तक किसमें? वेल्थ में किया गया। किसमें? वेल्थ में। वेल्थ ऑफ नेशन की बात नहीं की गई, वेल्थ ऑफ नेशन स्मिथ की, एडम स्मिथ की बुक है, ठीक। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के समय भारत का औसत राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया? कितना औसत जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था? बताइए। ये हमारा कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, या 2001 के 325, ये 2001 का था। ये क्या था? 2001 का था, ठीक। 57 अंकों की वृद्धि दर्शाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या घनत्व के समय भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए,
अवरोही क्रम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में। उसके बाद कहाँ पाया गया है? हमारा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक, फिर केरल में, फिर यूपी में। यहाँ कितना पाया गया है? 1106 पाया गया है। पश्चिम बंगाल में 1028 पाया गया है और केरल में 860 पाया गया। कितना? 860। और यूपी में कितना पाया गया? 829। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। का जनसंख्या घनत्व कितना है? 13 प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए बताइए। यह है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है क्योंकि इसमें सबसे कम सघन बसा हुआ राज्य है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दमन एवं दीव। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? ये इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली है। ठीक है, क्यों? 2011 की जनगणना अनुसार दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी भारत का सर्वाधिक सघन बसा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। जिसके बाद क्या आता है? दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता है? चंडीगढ़ आ जाता है। क्या? चंडीगढ़ आ जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना भारत के अनुसार भारत में समग्र साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? 73% और 60.5%, 74.4% और 65.46%, या फिर 75.2%, या 62.3%, या 72.8%, या 64%। कितना है? पॉज कीजिए, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक, कितना है? चलिए कितना है? ये हमारा क्या है? बी है। ठीक है, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में प्रभावी साक्षरता दर कितना? 74.04% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता कितना? पुरुषों वाली है इसमें क्या है? 82 है, 82.14% है। महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की है 65.46%। ये महिला की है। कितनी है? महिला की है। ठीक, वो पुरुष की है। ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भारत में बाल लिंगानुपात 0-6 वर्ष 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना के बीच किस प्रकार परिवर्तित हुआ है? 914 से बढ़कर 927 हो गया है, 927 बढ़कर 919 हो गया है, या 933 बढ़कर 943 हो गया, या 942 से बढ़कर 902 हो गया। बताइए क्या हुआ है? ये 2011 की जो हमारा वो रहा है, वो हमारा रहा था कितना? 927 था। कितना? 2051 वाला, एक वाला, लेकिन घटकर कितना हो गया? 919 हो गया है। जो क्या है? बालिकाओं के प्रति भेदभाव को दर्शाता है। क्या है कि मतलब कि बच्चे बेटे पैदा होने की संख्या है कि बच्चियों को मतलब कि या कोख में ही या फिर जब पैदा होती मार दिया जाता है, इसलिए ये लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात घटा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का बाल लिंगानुपात भारत में सबसे कम है? पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, बिहार का। कहाँ का है भाई? कहाँ का है? किसका है भाई? हरियाणा का है। हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा। हरियाणा कितना? 834 है। ठीक, 1000 बालकों में। कितने? 1000 बालकों पे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, साक्षरता दर में सबसे शीर्ष क्रम में कौन रहेगा? हमारा आ जाएगा कौन? पहले हमारा कौन आएगा? पहले हमारा आएगा कौन? केरल आएगा। कौन आएगा? केरल। कहाँ? जहाँ के अंदर 94%। कितना? 94%। ठीक, उसके बाद क्या आएगा हमारा? कौन आया? फिर हमारा कौन आएगा? मिजोरम आएगा। क्या है? मिजोरम। मिजोरम कितना परसेंट है? 91.3%। ठीक, फिर क्या है? फिर कहाँ है? गोवा। गोवा में कहाँ है? गोवा में है 88%। कितना? 88%।
88%। त्रिपुरा में हमारा कितना है 87%, 87.2%। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, भारतीय जनसांख्यिकीय इतिहास में वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है। इस वर्ष भारत ने अपने सबसे उच्चतम प्रजनन दर दर्ज की थी। इस वर्ष के बाद भारत की जनसंख्या में उतार चढ़ाव समाप्त हो गया, वह निरंतर तथा स्थिर वृद्धि का दौर हुआ। इस वर्ष पहली बार भारत की दशकीय वृद्धि दर 25% के पार गई थी। इस वर्ष भारत में पहली बार समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। आंसर इसका होगा क्या, इसमें है कि इस वर्ष भारत की जनसंख्या में उतार चढ़ाव समाप्त होगा, निरंतर तथा स्थिर वृद्धि का दौर शुरू हुआ। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार हुआ, मृत्यु दर घटी और जनसंख्या निरंतर बढ़ने लगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, अशोधित जन्म दर क्रूड बर्थ रेट CBR को मापने का सर्वमान्य और सही सूत्र क्या है। एक विशेष वर्ग में कुल जीवित जन्म बटे उस वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या गुणे 1000। एक वर्ष में कुल जन्म बटे कुल प्रजनन योग्य आयु वाली महिलाएं गुणे 1000। एक वर्ष में जीवित जन्म बटे कुल महिला जनसंख्या गुणे 100। एक वर्ष में कुल जन्म बटे कुल मृत्यु गुणे 1000। चलिए बताइए इसका अशोधित जन्म दर मापने का सर्वमान्य सही सूत्र क्या है। ये हमारा सर्वमान्य सूत्र क्या है, ये है क्या है, एक विशेष वर्ग में कुल जीवित जन्म बटे उस वर्ष मध्य कुल जनसंख्या गुणे 1000। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम, क्रूड जन्म दर किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 मध्य वर्गीय वर्षीय जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाले जीवित जन्म में कुल जनसंख्या को दर्शाती है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। 20 नंबर क्या कह रहा है, जनसंख्या को दीर्घ काल में स्थिर रखने के लिए आवश्यक प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का आदर्श मान कितना माना जाता है। 1.5, 2.1, 2.5 या 3.0 क्या माना जाता है। ये माना जाता है अपना क्या 2.1 माना जाता है क्या, क्योंकि 2.1 कुल प्रजनन दर TFR को प्रतिस्थापन स्तर माना, जिसका अर्थ है एक दंपति स्वयं को प्रतिस्थापित करने अवस्था 2 बच्चों को जन्म दे, और 0.1 का अतिरिक्त मान बाल मृत्यु दर की भरपाई के लिए होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर, नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS बुलेटिन 2022 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत की जन्म दर की मृत्यु दर क्रमशः कितनी आकलित की गई है। ये नया आंकड़ा है 21.4 और 7.1, 20.8 या 7.4, 19.1 या 6.8, 17.7 या 6.2 कितना माना गया है। चलिए कितना माना गया है, ये हमारा माना गया है 19.1 और 6.8। ठीक, पिछले एक दशक में गिरावट दर्ज करते हुए भारत की जन्म दर 19.1 और मृत्यु दर 6.8 प्रति 1000 जनसंख्या हो गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, प्रवासन को प्रेरित करने वाले पुश और पुल कारक पुश एंड पुल फैक्टर का सुव्यवस्थित सिद्धांत मुख्य रूप से किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। E.G. रेवेनस्टीन, एवरेट ली द्वारा, या बिल्बर जेलिस्की, या जॉन ग्रांट द्वारा। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हमारा होगा एवरेट ली द्वारा। एवरेट ली ने 1966 में अपनी थ्योरी ऑफ माइग्रेशन के प्रवास के उत्तरदायी पुश नकारात्मक और पुल सकारात्मक कारकों के साथ साथ गंतव्य के बीच मध्यवर्ती बाधाओं को स्पष्ट अवधारणा दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, E.G. रेवेनस्टीन के प्रवास के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अधिकांश प्रवासी छोटी दूरी तय करते हैं। प्रत्येक प्रवास धारा एक क्षतिपूरक विपरीत धारा का निर्माण करती है। लंबी दूरी के प्रवासी मुख्य रूप से ग्रामीण किसी क्षेत्र में बसना पसंद करते हैं, या प्रवासन मुख्य रूप से आर्थिक उद्देश्यों के कारण होता है। बताइए कौन कथन सही नहीं है इसमें से, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा क्या है, सी। रेवेनस्टीन के तीसरे नियम के अनुसार लंबी दूरी के प्रवासी मुख्य रूप से आर्थिक आवश्यकता के लिए बड़े वाणिज्यिक औद्योगिक केंद्रों शहरी क्षेत्रों की जाते हैं, न कि कहाँ ग्रामीण क्षेत्र की ओर। क्वेश्चन नंबर
24 क्या कहें, जेलिस्की के प्रवासन संक्रमण मॉडल के आरंभिक संक्रमणकालीन चरण में प्रवासन का कौन सा प्रतिरूप प्रमुख रूप से देखा जाता है? प्रवासन लगभग शून्य होता है। ग्रामीण से शहरी प्रवास में भारी वृद्धि होती है। शहरी से ग्रामीण प्रवास प्रमुख हो जाता है। केवल कुशल श्रमिकों का श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देखा जाता है। चलिए इसमें क्या है, पॉज कीजिए, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। ये इसका आंसर हमारा क्या होगा, ग्रामीण से शहरी प्रवास में भारी वृद्धि होती है। उनके इस, ठीक है, उनने जो जनसांख्यिक संक्रमण द्वितीय चरण मेल का, जिसमें तीव्र जनसंख्या वृद्धि का ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर भारी आंतरिक प्रवास होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर लिखा मध्यवर्ती बाधाएं, इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल जैसे दूरी, परिवहन लागत और राजनीतिक सीमाएं प्रवासन किस मॉडल का प्रमुख घटक हैं? रेमस्टी के गुरुत्वाकर्षण मॉडल का, एवरेट ली का प्रवासन सिद्धांत का, जेलिस्की का प्रवासन संक्रमण सिद्धांत का, आर्थर लुईस का दो क्षेत्रीय सिद्धांत का। बताइए बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा क्या होगा, एवरेट ली का प्रवासन सिद्धांत। क्या है? प्रवासन सिद्धांत। एवरेट ली ने अपने मॉडल में स्पष्ट किया मूल स्थान और गंतव्य बीच आकर्षक और विकर्षक कारकों के अलावा मध्यवर्ती बाधाएं प्रवास के अंतिम निर्णय के निर्णायक रूप में क्या प्रभावित करती हैं। ठीक, आकर्षक और क्या विकर्षक, आकर्षक और क्या विकर्षक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, निम्नलिखित कौन सा प्रवासन का पुल कारक है, पुल फैक्टर है? मूल स्थान पर राजनीतिक अस्थिरता, गंतव्य स्थान पर बेहतर रोजगार के अवसर, उच्च जीवन स्तर, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और सूखा, धार्मिक या जातीय उत्पीड़न। चलिए बताइए इसमें से क्या सही है, कौन पुल फैक्टर है? पुल फैक्टर क्या है? ये हमारा गंतव्य स्थान पर बेहतर रोजगार का अवसर, उच्च जीवन स्तर। ठीक, जैसे रोजगार, सुरक्षा और बेहतर बुनियादी ढांचा, जबकि अन्य सभी विकल्प क्या है, पुश कारक हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2001 से 2011 के दशक में दौरान भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। यह वृद्धि दर कितनी थी? 21.54%, 17.70% या 19.32% या 15.68%? बताइए क्या थी, क्या थी, क्या थी? क्वेश्चन नंबर 27 का क्या था? ये था हमारा क्या, 17.70%। भारत की जनगणना 2011-2001 के प्रमुख तथ्य स्पष्टीकरण, जैसे 2011 की जनगणना अनुसार 2001-2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%, जो पिछले दशक में 21.54% कम थी। जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है? क्या है, क्या है? सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। कौन सा है? सिक्किम है। ठीक, यूपी में सबसे ज़्यादा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, जनगणना 2011 में अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का कुल प्रतिशत लगभग कितना दर्ज किया गया? 27.81%, 31.16%, 34.20%, 29.50%? बताइए क्या शहरी जनसंख्या का परसेंटेज 2011 में क्या माना गया है? ये माना गया अपना क्या, 31.16%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी कुल जनसंख्या का अनुपात अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? बताइए कहाँ है? प्रतिशत के आधार पे कहाँ, पंजाब में है। बाकी कुल जनसंख्या के देखा जाए तो कहाँ, यूपी में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, भारत में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसांख्यिकी विशेषताओं 2011 पर विचार करें। भारत की कुल जनसंख्या में एसटी का हिस्सा 8.6% है। एसटी आबादी का लिंगानुपात 990 जो राष्ट्रीय औसत काफ़ी बेहतर है। मिजोरम और लक्षद्वीप में एसटी आबादी का प्रतिशत उनके निवासियों के लगभग 95% है। बताइए क्या है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3 सभी? बताइए ये हमारा क्या है, ये सही है, क्योंकि 2011 में एसटी जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़, 8.6% तो उनका लिंगानुपात 990 था जो राष्ट्रीय औसत से 943 से बहुत बेहतर है। मिजोरम और लक्षद्वीप में इनकी आबादी कितनी है, 95% है। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
एनएनपी 2000 के तहत जनसंख्या स्थिरीकरण पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन दीर्घकालिक लक्ष्य किस वर्ष प्राप्त करने का रखा गया? 2025, 2045, 2050 या 2070? क्या रखा गया है बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या आंसर है? ये आंसर हमारा होगा क्या? 2045 रखा गया है। एनपीपी 2000 का अंतिम और दीर्घकालिक लक्ष्य 2045 में भारत की जनसंख्या को उस स्तर पर स्थिर करना जो सतत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मध्यम अवधि का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? 2010 तक कुल प्रजनन दर TFR का प्रतिस्थापन दर 2.1 पर लाना, 2015 तक महिला साक्षरता दर 100% लाना और 2020 तक मातृ मृत्यु दर में पूर्णतः समाप्त करना या 2010 तक बाल मृत्यु दर को 10 से नीचे लाना। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर हमारा क्या होगा? ये होगा क्या? TFR 2.1 पर लाना। ठीक। फिर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34। एनपीपी 2000 के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के निर्धारित विशिष्ट राष्ट्रीय लक्ष्य क्रमशः क्या थे? IMR 40 से कम, MMR 200 से कम, IMR 30 से कम और MMR 100 से कम, या IMR 25 से कम या MMR 150 से कम, या IMR 50 से कम या MMR 120 से कम? बताइए क्या आंसर इसका। बहुत कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, ये आंसर हमारा आएगा क्या? इसे वो करते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, इसका व्याख्या ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने की संस्थागत प्रोत्साहन का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। केवल 2 बच्चों वाले परिवारों को मुफ्त आवास देना, छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पंचायतों और जिला परिषदों को पुरस्कृत करना, 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को अतिरिक्त कर लगाना, शहरी झुग्गियों में रहने वाले सभी लोगों का अनिवार्य नसबंदीकरण। बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का क्या है? 35 का आंसर हमारा क्या है? शिशु मृत्यु दर कम करना। ठीक है, शिशु मृत्यु दर कम करना, साक्षरता बढ़ाना, छोटे परिवारों को, ठीक है, वो करना, पुरस्कृत करने वाली, ये हमारा आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा परिभाषित जनांकिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्या तात्पर्य? कुल जनसंख्या, वृद्ध लोगों की वृद्धि, कर, चिकित्सा उद्योग का विकास, कार्यशील आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या अनुपात में वृद्धि से उत्पन्न आर्थिक विकास की क्षमता, बाल मृत्यु दर में गिरावट से आबादी का स्थिर होना, उच्च प्रजनन दर के कारण उपभोक्ता बाजार का विस्तार। बताइए इसका आंसर क्या है? 36 का आंसर क्या है? 36 का आंसर हमारा क्या है? बी। ठीक। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है जनसांख्यिकीय लाभांश व आर्थिक विकास की क्षमता जो संख्या की आयु संरचना में अनुकूल बदलाव को दर्शाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, भारत संदर्भ में जनसांख्यिकीय लाभांश की खिड़की का मुख्य रूप से किस आयु वर्ग की उच्च हिस्सेदारी के कारण उपलब्ध है? किस? ये हमारा बी होगा। ठीक, ठीक, यही कार्यशील जनसंख्या है हमारी। क्वेश्चन नंबर 38, जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में आश्रित अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो में कमी आती है। इस कमी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? सार्वजनिक संसाधनों पर पेंशन का वित्तीय दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है। संसाधनों को आश्रितों के भरण पोषण से हटाकर उत्पादक निवेश और बुनियादी ढांचे में लगाया जा सकता है। किसी क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है, जीवन प्रत्याशा अचानक से कम हो जाती है। बताइए इसमें से आंसर क्या है? पॉज कीजिए, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। क्या है आंसर? इसका आंसर हमारा क्या है? बी है। बी क्यों है? बी इसलिए है क्योंकि जब बच्चों और बुजुर्गों का अनुपात घटता है तो कल्याणकारी सेवाओं पर वित्तीय दबाव कम होता है, जिससे राष्ट्र की बचत दर बढ़ती है और अतिरिक्त पूंजी आर्थिक निवेश में निवेश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39,
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश किस वर्ष आसपास अपने चरम पर पहुंचने की संभावना है? किस वर्ष? ठीक, ये हमारा रहेगा 2041 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार ये बताया गया था। ठीक, 2041 तक क्या रहेगी? अपने चरम पर, और 2055-56 तक क्या रहेगी? खिड़की खुली रहेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? 1968 प्रकाश हुआ प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी, जिसके लेखक पॉल एरलिच हैं और जिसने वैश्विक जनसंख्या विस्फोट तथा पर्यावरणीय विनाश के खतरों पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया? द लिमिट्स टू ग्रोथ, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन बम, साइलेंट स्प्रिंग। बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 ये है हमारा द पॉपुलेशन बम, जनसंख्या विस्फोट उसके प्रभाव का जो वो है, इसके लिए जो उन्होंने पॉल एरलिच ने 1968 में अपनी जो वो लिखी, उन्होंने तेजी बढ़ती जनसंख्या के कारण भविष्य में उत्पन्न वाले अकाल और संसाधनों के गंभीर संकट की चेतावनी दी थी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? पॉल एरलिच और पारिस्थितिकीविदों के दृष्टिकोण से पृथ्वी की वह अंतिम सीमा जहां तक मानव आबादी उनके उपभोग के बिना पर्यावरण को नष्ट किए का समर्थन कर सकती, वह क्या कहलाती है? इष्टतम घनत्व, ऑप्टिमम डेंसिटी, वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, पारिस्थितिक पदचिह्न, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, या जनसांख्यिकीय जारी या डेमोग्राफिक ट्रैप। क्या? क्वेश्चन नंबर 41 ये कैरिंग कैपेसिटी की उन्होंने बात की थी। कितनी? कैरिंग कैपेसिटी की बात की थी, मतलब ग्रह की वह अधिकतम क्षमता जहां वह किसी प्रजाति की आबादी को पर्याप्त भोजन, आवास और जल उपलब्ध कराते हुए दीर्घकाल तक संधारित सस्टेन कर सकती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? नव माल्थसियन विचारधारा जिसे एरली जैसे विद्वानों ने बढ़ावा दिया, मुख्य सैद्धांतिक तर्क क्या था? तकनीकी नवाचार जैसे हरित क्रांति हमेशा खाद्य उत्पादन को जनसंख्या से आगे रखेंगे, संसाधनों के असीमित दोहन को रोकने के लिए स्वैच्छिक जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों, गर्भ निरोधक आदि को सक्रिय रूप से अपनाया जाना चाहिए, जनसंख्या का बढ़ना केवल एक पूंजीवादी भ्रम है, अकाल और युद्ध जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक एकमात्र तरीके हैं। पॉज कीजिए, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। क्या कहते हैं? ये इसकी बात करते हैं, किसकी? इसकी बात करते हैं। संसाधनों के असीमित दोहन रोकने के लिए स्वैच्छिक जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों, गर्भ निरोधक आदि को सक्रिय रूप से अपनाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल जनसंख्या भारत कुल जनसंख्या का कितना परसेंट थी? चलिए, कितना थी? ये थी हमारा 16.5%। कितना? 16.5%। ठीक, लगभग 20 करोड़ कुल जनसंख्या का लगभग 16.5%। क्वेश्चन नंबर 44 यूपी का औसत जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? कितना है भैया? कितना है? कितना है? कितना है? ये हमारा है 800, कितना है? 829 है। ठीक, कितना है? 829 है। यूपी में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला हमारा क्या है? कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। लगभग कितना? 80%, 80.1%। ठीक, इसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद औरैया के दूसरे नंबर ये आते हैं, तीसरे नंबर औरैया आती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 आ जाते हैं। 46 क्या कहते हैं? 2011 के जनगणना अनुसार यूपी किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक जो महिलाओं के पक्ष में है? बताइए, किस में है? जौनपुर जिले में है। जौनपुर जिले में 1000 पुरुषों पे कितनी है? 1024 महिलाएं हैं। कितनी? 1024 महिलाएं हैं। इसके बाद अपना आजमगढ़ है, आजमगढ़ में 119 महिलाएं हैं। फिर 117 कहाँ आती हैं? देवरिया। कहाँ है? देवरिया। ठीक, यहाँ ये आजमगढ़ में है, आजमगढ़। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहे हैं? 47 क्या है कि यूपी के जनसांख्यिकीय आंकड़ों के संदर्भ निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बागपत, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। बताइए कौन है? 1 2 1 और 3, केवल 2 3, 1 2 3 सभी। बताइए
क्या है, क्या है इसमें 1 और 3, ठीक, क्योंकि राष्ट्रीय में न्यूनतम साक्षरता दर है, सही है, बात सही है। प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है, ये बात भी सही है, लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर 8:51 है, न कि बागपत का है, ठीक है, इसका है गौतम बुद्ध नगर का। क्वेश्चन नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना है। 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक जनसंख्या लगभग कितनी आंकी गई है? ये आंकी गई थी कितना, 8.2 बिलियन, कितना 8.2 बिलियन आंकी गई थी, ठीक है, 8.2 बिलियन आंकी गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहे हैं, 49 का है UNWPP 2024 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या किस समयावधि में अपने ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच जाएगी? कब पहुंच जाएगी? ये 2080 तक, 2080 के मध्य तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी और 2100 तक घटकर 10.2 बिलियन रह जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 आते हैं। 50 क्या कह रहा है? 50 कह रहा है वर्तमान वैश्विक जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों के संदर्भ में अल्ट्रा लो फर्टिलिटी शब्द उन देशों जैसे चीन, दक्षिण कोरिया प्रयुक्त होता है जहां कुल TFR निम्नलिखित स्तर से नीचे गिर गई है। 2.1 जीवित जन प्रति महिला, 1.8 जीवित जन प्रति महिला, या 1.4 जीवित जन प्रति महिला, या 1.0 जीवित प्रति महिला। बताइए क्या इसमें सही है, क्या सही है? ये इसमें हमारा सही है क्या? ये हमारा है सी। क्या है? सी, क्योंकि UN की जो रिपोर्ट है उसमें अल्ट्रा लो फर्टिलिटी उन क्षेत्रों को परिभाषित करती है जहां TFR 1.4 जीवित जन प्रति महिला से नीचे आ गए, जो गंभीर जनसंख्या ह्रास का कारण बनी, ठीक। तो इस प्रकार हमारा जनसंख्या का ये 50 क्वेश्चन MCQ हो गया, जो कि हमें लग रहा है बहुत हाई लेवल का बन गया है। तो कोई बात नहीं, चीज़ें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कठिन हो गई, लेकिन क्या है कि इसमें से आपकी बहुत चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो फिर से मिलते हैं नए टॉपिक में हम लोग आपसे, तब तक के लिए अलविदा।